हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक केस लॉ जिसका नाम है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुप्रीम कोर्ट 610 1977 का ये केस है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि ये पुलिस कस्टडी में किए गए टॉर्चर्स के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है। बेसिकली डीके बासु के बारे में अगर हम बात करें तो डीके बासु क्या थे? वेस्ट बंगाल लीगल एड सर्विस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। ठीक है जी, आई होप इट्स कमिंग प्रॉपरली, या दिस विल बी बेटर। तो जो डीके बासु थे वो बेसिकली क्या थे? वेस्ट बंगाल लीगल एड सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। 26 अगस्त 1986 जजमेंट आने से ऑलमोस्ट 10 साल पहले इन्होंने एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें इन्होंने कुछ इश्यूज को हाईलाइट किया। अब वो इश्यूज क्या थे कि जो पुलिस कस्टडी है उसमें कैसे डेथ्स हो रही हैं, लॉकअप में कैसे कस्टोडियल वायलेंस टेक प्लेस कर रही है, और उन्होंने इस चीज़ को एम्फेसाइज किया कि नीड है, ठीक है, इस चीज़ की कि इस पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस किया जाए कि क्या पुलिस के पास ये राइट है कि वो इस तरीके की वायलेंस कर सकते हैं इन दी कस्टडी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये पूछी सुप्रीम कोर्ट से कि क्या पुलिस वालों की अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या वो किस ऐसा जब वो कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है, चाहे वो एक अक्यूज हो चाहे वो एक कन्विक्ट हो, ठीक है, तो क्या वो आंसरेबल नहीं है? अब उन्होंने इस चीज़ को एक और चीज़ लिखी कि जो इन्होंने ये लेटर लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा था मिस्टर डीके बासु ने ये लेटर, तो इस पर्टिकुलर लेटर में इन्होंने ये कहा कि जो ये चीज़ इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जो भी इश्यूज फ्रेम कर किए गए हैं इस केस में जो हम आगे पढ़ेंगे, उन सबको एक पीआईएल की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक है, अब February 9 1987 को सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को समझा और नोटिस इशू किया अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। अब उस नोटिस में क्या था? उस नोटिस में था कि जैसे जो पुलिस कस्टडी है उसके अंदर ब्रूटैलिटी हो रही है, डेथ्स हो रही हैं, और इस चीज को मतलब हाईलाइट किया गया मिस्टर डीके बासु के द्वारा। इन्होंने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को अपनी पर्टिकुलर लेटर में अटैच किया था। ठीक है, एंड फाइनली 1966 और में इसका डिसीजन है। सो इमेजिन लाइक 1987 में तो प्रोबेबली 11 साल का ड्यूरेशन लगा एक रिफॉर्मेशन को मतलब लेकर आने में। तो इट इज़ नॉट दैट ईजी इन एज इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। किसी चीज़ को रिफॉर्म करने में इतना आसान नहीं है चीज़ें, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति की एक छोटी सी शुरुआत ने, कंसर्न ने सोसाइटी में बिल्कुल पुलिस कस्टडी के अंदर एक रिफॉर्मेशन लेकर आया। अब हम बात करते हैं कि मिस्टर डीके बासु के केस में इश्यूज क्या रेज किए गए थे, है ना। जब हमारा कोई भी केस फ्रेम होता है उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ते हैं? इशू रेज्ड, इशू फ्रेम्ड बेसिकली। तो अब इस पर्टिकुलर पीआईएल में क्या इश्यूज आपके हाईलाइट किए गए थे? तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने बोला कि जो डिटेनी है, डिटेनी का मतलब होता है कि जिसे पर्टिकुलर पुलिस ने डिटेन किया है, ठीक है, और वो मतलब कस्टडी में है और उसके साथ अब्यूज़ हुआ है, ठीक है, वो विक्टिम है कस्टोडियल अब्यूज़ का। ये बेसिक इशू था इस जिसके अगेन ये पूरा केस रिवॉल्व कर रहा था कि कस्टडी में वायलेंस हो रही है, बेसिक चीज़। दूसरी चीज़ बोली कि कोर्ट ने पूछा कि कस्टोडियल वायलेंस जो है, ठीक है, जिसमें क्या इंक्लूड करता है? टॉर्चर और डेथ, ठीक है, लॉकअप्स में जो टॉर्चर्स और डेथ्स हो रही हैं, क्या ये ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ है? यानी कि मतलब क्या ये ब्रीच ऑफ लॉ है? ह्यूमन डिग्निटी का ब्रीच है अगर ऐसा हो रहा है तो? इसका मतलब ही सिंपली बेसिकली आस्क्ड कि जो प्रिजनर्स हैं, ठीक है, जो कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, या अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, या कॉन्विक्ट्स हैं, क्या इनके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते? क्या इनके साथ
कैसे भी तरीके से पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा सकता है? क्या पुलिस इसको जवाब देने के लिए या जवाबदेही नहीं है? तो दीज वर द क्वेश्चंस दैट वाज रेज्ड बाय मिस्टर डी.के. बासु। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट scrutinized the extent to which such act undetermined the legal and moral foundation of a just society, focusing how custodial misconduct contradict the constitutional right granted to every citizen। मतलब ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21 ने हमारे को राइट दिए हैं, इवन प्रिजनर्स को ये राइट दिए गए हैं, एक नॉर्मल सिटीजन को जो राइट है वो प्रिजनर्स को भी राइट दिए गए हैं। ठीक है, जीने का अधिकार उनको भी है। तो क्या जो उनके साथ कस्टडी में वायलेंस की जाती है, क्या ये वायलेटिव है जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए गए हैं? तो ये क्वेश्चंस बेसिकली मिस्टर डी.के. बासु ने अपने लेटर में सुप्रीम कोर्ट से पूछे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछे। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स के अराउंड ये पूरा केस जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, कस्टोडियल वायलेंस के अराउंड ये पूरा केस रिवॉल्व कर रहा था। ठीक है, और क्या रेमेडीज होनी चाहिए अगर ये, मतलब उन्होंने ये कहा कि ठीक है अगर ऐसा हो भी रहा है, अगर ये चीज़ हो भी रही है तो ऐसे क्या रेमेडीज होनी चाहिए एज पर द कोर्ट, कि अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी वायलेंस होती है तो उसे क्या रेमेडी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, मिस्टर डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में ये एक लैंडमार्क केस माना जाता है। ठीक है, अगर चाहे आप इसको जूरिस्प्रूडेंस के कंटेक्स्ट में देखो, चाहे सीआरपीसी के कंटेक्स्ट में देखो, एक बहुत ही लैंडमार्क केस ये माना जाता है। 10 साल लगे इस केस की जजमेंट को, फाइनल जजमेंट डिलीवर करने के लिए। पीआईएल के फॉर्म में ये चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया था। तो इसी पर्टिकुलर केस में इसकी सीरियसनेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोलते इसमें गाइडलाइंस इशू करी। ठीक है, कि कैसे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जब उसे अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है उसके राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो बेसिक एम क्या है इसका, कि ह्यूमन राइट की वायलेशन होने से बचाना। ठीक है, पुलिस का काम नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर अक्यूज्ड को या किसी भी व्यक्ति के साथ मिसबिहेवियर करे। तो हम गाइडलाइंस के बारे में पढ़ते हैं। देखो, गाइडलाइंस टोटल जो है ना उसको मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है अंडर दीज पर्टिकुलर हेड्स। तो इस गाइडलाइंस में सबसे पहली चीज क्या निकल के आई कि रिक्वायरमेंट ऑफ रिटन इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी चीज होगी अब आप लिखित में करोगे। ठीक है, हर एक चीज का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। जिस वक्त से व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है जब तक वो पर्टिकुलर जुडिशियल कस्टडी में जा रहा है तब तक की सारी इंफॉर्मेशन, जब वो कस्टडी में है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और जब उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो आपने क्या करना है, नोटिफिकेशन टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके फैमिली और फ्रेंड्स को मतलब उसके बारे में बताना कि भाई इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट और डिटेंशन की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड भी हम आगे पढ़ेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन को मैंने स्पेसिफिकली साइडलाइन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तब जिस वक्त अरेस्ट हुआ है उसके बाद जब उसे प्रोड्यूस किया गया है, जिस वक्त मतलब उसे प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका दोनों टाइम मेडिकल जो है वो किया जाता है। छोड़ते वक्त भी मेडिकल किया जाता है, पुलिस मतलब एज पर दी मतलब जुडिशियल कस्टडी से भी चाहे छोड़ेंगे तब भी मेडिकल किया जाएगा। फिर जुडिशियल रिमांड क्या चीज़ है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड की जाएगी, अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है तो उसे क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाएगी। एक अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, जिसे अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा, उसके पास क्या राइट्स होंगे, क्या कितने हद तक पुलिस फोर्स यूज कर सकती है, अपनी यूज ऑफ फोर्स के मतलब को समझाया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। और ट्रेनिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल होना। क्या बोलते पुलिस जो है वो आंसरेबल है टू द कोर्ट, टू द पर्सन विद हुम दिस पर्टिकुलर ऑफेंस हैज टेकन प्लेस। ऑफेंस भी नहीं बोल सकते, मतलब जिसके साथ ये मतलब टॉर्चर या कस्टडी के अंदर जो मतलब टॉर्चर विल बी द राइट वर्ड आई गेस। ठीक है, वायलेंस उसके साथ जो कस्टडी में हुई है उसके रिगार्डिंग ये बात करेगा। अब हम आते हैं डिटेल्ड गाइडलाइंस पे। अब एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ओके,
सबसे पहली चीज ये बोलता है रिक्वायरमेंट ऑफ रिटन इंफॉर्मेशन, यानी कि जब एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, द अरेस्टिंग ऑफिसर मस्ट प्रिपेयर अ मेमो, उसको एक मेमो प्रिपेयर करना अनिवार्य है, जिस मेमो के अंदर वो ये लिखेगा कि व्यक्ति का नाम क्या है, उसका एड्रेस डिटेल्स क्या है उस पर्सन के, ठीक है। उस मेमो को, वो जो मेमो बनाया गया है उसे साइन करा जाएगा वहां पर जो विटनेसेस प्रेजेंट है उनके द्वारा, ठीक है। मेमो बन गया, इसका ये नाम है, ये नाम है, तो जो लोग वहां पे प्रेजेंट थे उनके द्वारा उसे साइन कराया जाएगा। पर्सन अरेस्टेड या तो उसके या तो रिश्तेदार हो सकते हैं या पड़ोसी वगैरह, उनसे साइन कराया जाएगा उस मेमो को। शुड बी फाइल्ड एट द लोकल पुलिस स्टेशन। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, द मेमो शुड बी फाइल्ड एट द लोकल पुलिस स्टेशन। देखो क्या होता है, कई बार एक स्टेट की पुलिस दूसरी स्टेट में जाकर भी अरेस्ट करती है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी डिफरेंट स्टेट के पुलिस या किसी डिफरेंट स्टेट मतलब किसी डिफरेंट लोकेलिटी की पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो विद इन 12 आवर्स इस मेमो को उसे कहाँ पे देना पड़ेगा, उसे लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर अंदर जो है अवेलेबल कराना होगा, जिस पर्टिकुलर एरिया का वो व्यक्ति है। और वो लोग इसे इंस्पेक्ट करके तभी उनको इसको हैंड ओवर करने देंगे, अरेस्ट में उनकी हेल्प करेंगे। उसके बाद है नोटिफिकेशन टू द फैमिली। ये तो मैंने बताई दिया आपको कि जैसे ही पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिस पर्सन ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है उसकी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, थर्ड पॉइंट है हमारा। अरेस्ट एंड डिटेंशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ स्पेसिफिक रजिस्टर। अब क्या हो रहा है, जो भी आप अरेस्ट कर रहे हो, जो भी प्रोसीजर है, वो सारा का सारा एक एक डायरी एंट्री होती है। डायरी एंट्री मतलब जिस वक्त से उसे अरेस्ट किया गया है, आफ्टर एवरी पर्टिकुलर आवर और सो, जो भी टाइम स्पेसिफाइड होगा उसके हिसाब से वो इसे रिकॉर्ड करेगा एक पुलिस ऑफिसर अपनी डायरी में, कि दिस पर्टिकुलर टाइम पे हमने उसे अरेस्ट किया, दिस पर्टिकुलर टाइम पे हम उसे इस प्लेस पर लेकर गए, इस पर्टिकुलर टाइम पे हमने उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाने तक सारा का सारा इंफॉर्मेशन इसमें रिकॉर्डेड होगा। फिर मजिस्ट्रेट ने जब ऑर्डर किया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे उसे जुडिशियल कस्टडी में जाया जाए या पुलिस कस्टडी में भेजा जाए, वो सारा रिकॉर्ड जो है पुलिस मेंटेन करेगी, एक्यूरेटली एंड रेगुलरली उसे अपडेट करेगी। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो अरेस्टेड पर्सन है, जैसे उसे अरेस्ट किया गया उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, ठीक है। उसे मेडिकल एक की वो उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड मोस्टली जब एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, जब उसे अरेस्ट किया गया है तो उसे जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर भी उससे पूछते हैं कि क्या पुलिस वालों ने आपके साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं किया, किसी तरीके की कोई इंजरी तो नहीं है आपकी बॉडी पे, कोई पर्टिकुलर साइंस तो नहीं है ना। एंड इट दे आस्क यू फॉर दैट। तो वो चीज़ें वो अपने मेडिकल एग्जामिनेशन में व्यक्ति जो है लिखा सकता है। मेडिकल ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड एनी इंजरी। और मेडिकल ऑफिसर का काम क्या है कि अगर किसी उस व्यक्ति को अरेस्ट के टाइम पे कोई भी इंजरीज है तो वो उन चीज़ों को लिखे और उसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इस पर्टिकुलर मेडिकल से रिलेटेड ना, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट लेट यू नो। जब मैं मेडिकल के बारे में बात कर रही हूँ, इसमें भी टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइड की गई है कि विद इन 48 आवर्स ऑफ द अरेस्ट उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं जुडिशियल रिमांड के ऊपर। अब क्या होता है कि जैसे ही व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, ये आपका भी अधिकार है, आपको जानना बहुत जरूरी है कि जैसे ही व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना जरूरी है, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है। अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे प्रोड्यूस नहीं किया जाता है तो वो इलीगल डिटेंशन के अंदर आ जाता है, विदाउट, अगर उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। और मजिस्ट्रेट विल देन डिसाइड, तो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उसको रिमांड में भेजना है कि नहीं भेजना है। that there is a judicial oversight of the detention process। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इससे क्या है, पुलिस वालों को ना एक उनकी पावर पे एक लिमिट जो है वो सेट कर दी गई है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रोड्यूस करना इज नेसेसरी। नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब क्या हुआ है कि पुलिस ने, ठीक है, ट्रीट ऑल द अरेस्टेड पर्सन विद डिग्निटी, मतलब पुलिस जो है वो डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ही ट्रीट करती है। लेकिन अगर किसी तरीके का उसके साथ टॉर्चर, फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल अब्यूज होता है, ठीक है, कोर्शन, डरा धमका कर, ठीक है,
ये सब चीज़ें जो है ना, डरा धमकाकर कोई काम पुलिस वाला उससे डरा धमकाकर उससे कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर, तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है कि एक व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है उसे तहजीब के साथ ही कोर्ट लाया जाएगा। उसके साथ कोई भी मिसबिहेवियर, टॉर्चर, फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, डरा धमका के कोई भी ऐसी चीज़ की गई हो, वो सब नहीं की जा सकती। ये पर्टिकुलर गाइडलाइन हमारी इस डी के बासु के केस में निकल के मतलब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इशू करी थी। साथ में पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉलो एथिकल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स व्हाइल डीलिंग विद द डिटेनी। ठीक है, उसे रिस्पेक्टफुली मतलब ले जाया जाएगा पुलिस के द्वारा। मिसबिहेवियर इज नॉट अलाउड एंड ये चीज़ को इंश्योर कौन करते हैं? हमारे जुडिशरी इंश्योर करते हैं। विद इन 24 आवर्स जब उसको प्रोड्यूस किया गया तो जो जुडिशियल ऑफिसर है या फिर जो आपके जो भी आपके मजिस्ट्रेट होंगे बैठे हुए, वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आपका साथ कोई इल ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ है। अब अरेस्टी के क्या राइट्स हैं? जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसके राइट्स क्या हैं? उसे ये जानने का अधिकार है कि किस ग्राउंड्स पे उसे अरेस्ट किया जा रहा है, क्या ग्राउंड्स है। एंड द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, उसके पास ये राइट है कि वो अपने हिस्से से अपने हिसाब से अपने पर्टिकुलर लॉयर को अपॉइंट कर सकता है, एडवोकेट को अपॉइंट कर सकता है। पुलिस शुड इंश्योर दैट द अरेस्टेड पर्सन इज इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर राइट्स, और ये सब चीज़ें एक पुलिस वाले की जिम्मेवारी है कि उसे बताना कि आपके ये राइट्स हैं। अब पुलिस वाला आया, बोलो चलो तुम्हें चलना है, तो भैया आप पहले एक ग्राउंड्स बताओ, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, व्हाई। ठीक है, एंड before even arresting you have the right of legal representation, informing your lawyer that this particular person, the police has come to arrest me, so ये भी एक right है। ठीक है, right to contact a lawyer, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम आते हैं यूज ऑफ फोर्स के ऊपर। अब ठीक है, कोई भी फोर्स पुलिस शुड बी रीजनेबल एंड नेसेसरी। सो एनी यूज ऑफ फोर्स, अगर पुलिस को फोर्स यूज भी करना पड़े, जैसे क्या होता है कई बार बहुत सारा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई मतलब फेवरेट पर्सन है उनका, ठीक है, कोई मतलब स्पेसिफिकली नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो जब इनके अरेस्ट के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग एकदम से आ जाएंगे, बहुत सारी, तो अब इस केस में क्या है, पुलिस को अपना फोर्स तो यूज करना पड़ेगा, लेकिन इस चीज को याद रखेंगे कि फोर्स कैसे यूज होगा, रीजनेबल एंड नेसेसरी। उनके पास ये ग्राउंड्स थे कि भैया हमें ऐसा फोर्स यूज करना पड़ा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इट वॉज नेसेसरी। एक्सेसिव एंड डिसएप्रोप्रिएटिव फोर्स इज नॉट परमिटेड, मतलब जो उनको फोर्स यूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल लोग आए, अब उनके पास क्या था, उन लोगों को हटाया कैसे जा सकता था? सिंपल, जैसे कि मोस्टली क्या होता है कि पानी वगैरह जो है हैवी प्रेशर वाटर को फेंका जाता है ना, गोलियां नहीं चलाई जाती। अब फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर आर्म्स को यूज करने लग जाए तो वो क्या है, वो डिसअप्रोप्रिएट फोर्स के अंडर आ जाता है। ठीक है, तो वो जो फोर्स उसने यूज किया है वो जस्टिफाइड होना चाहिए, ये भी इसमें इंश्योर किया गया। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने मतलब हाईलाइट किया कि जो पुलिस ऑफिसर है वो मस्ट रिसीव ट्रेनिंग ऑन ह्यूमन राइट्स। उस पुलिस ऑफिसर को पहले तो ट्रेनिंग होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, एंड द लीगल स्टैंडर्ड ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है या डिटेन कर रहा है उसको ह्यूमन राइट्स की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, एंड द पुलिस फोर्स इज अकाउंटेबल, मतलब वो आंसरेबल है। किसको आंसरेबल है? जो भी गाइडलाइंस इस पर्टिकुलर केस में इशू की गई हैं, अगर वो उसे वायलेट करते हैं तो वो आंसरेबल हैं टू द कोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इस पर्टिकुलर गाइडलाइन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हमने समझ लिया, हमारे को ये चीज़ समझ में आ गई। मैं आपको एक बार आई लाइक टू कम टू द पॉइंट जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, देन वील मूव फर्दर। तो बेसिकली इन गाइडलाइंस के अंडर हमने क्या इशू मतलब गाइडलाइंस जो इशू हुई हैं वो क्या थी, मेन 9 पॉइंट्स थे जो इसमें इंपॉर्टेंट थे कि रिटन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फैमिली और फ्रेंड्स को नोटिफाई करो, डॉक्यूमेंटेशन बनाओ पूरे अरेस्ट की, मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ, जुडिशियल रिमांड के रिगार्डिंग हमने बताया, प्रॉपर ट्रीटमेंट की जानी चाहिए, जो अरेस्टेड पर्सन है उसके भी कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, कितनी हद तक फोर्स यूज की जा सकती है, रीजनेबल फोर्स होनी चाहिए, और ट्रेनिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स के अंडर पुलिस ऑफिसर की एक ट्रेनिंग एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ना ये बहुत मतलब ये अगर आप
इस चीज़ को समझेंगे, न्यूज़ में आए दिन आता है, ये चीज़ रेगुलरली आती रहती है कि कस्टडी में व्यक्ति की डेथ हो गई, कस्टडी में रेप हो गया, कस्टडी में बहुत सारी चीज़ें, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट हुई, मतलब डेथ इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग व्हेन यू टॉक अबाउट द पुलिस कस्टडी थिंग। तो इस पर्टिकुलर केस से ना ये चीज़ निकल के आई कि हमने ना टॉर्चर को और अब्यूज़ को प्रिवेंट करना है, ठीक है। क्लियर स्टैंडर्ड सेट करने हैं अरेस्टेड पर्सन के लिए, और गाइडलाइंस जो है ना वो सेट करनी है कि कैसे पुलिस इल ट्रीटमेंट नहीं करेगा। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? क्लियरली बताना, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना कि भाई इतने समय पे ये हुआ था, इतने समय पे ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, ठीक है। एंड देन इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हर व्यक्ति का एक ह्यूमन राइट इसमें बेसिकली होता है ना। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, चाहे उसने गुनाह ही क्यों ना किया हो। क्योंकि हमारा जो इंडियन सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, हम वर्क करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिफॉर्मेशन। पनिशमेंट स्किल्स कैसी है हमारे इस इंडिया में कि हम ये सोचते हैं कि व्यक्ति को ऐसी पनिशमेंट दी जाए कि वो रिफॉर्म होके जो है वो जेल से बाहर निकले। ये हमारा नहीं है कि हम उसे इस तरीके की पनिशमेंट दे कि सीधा मृत्यु की पनिशमेंट दे दे, ठीक है। दैट्स नॉट आवर थिंग। वी टेक केयर ऑफ द ह्यूमन राइट्स एज वेल व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो guidelines uphold fundamental human rights and ensure that the detainee are treated with dignity and respect. उन्हें भी dignity और respect के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। अब इस गाइडलाइंस का इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है। पुलिस प्रैक्टिसेस इन इंडिया में बहुत चेंज आया, मतलब ऑब्वियसली रेशियो डिक्रीज हुआ है ना। पहले वो रेशियो बहुत हाई था कि पुलिस ऑफिशियल्स अपनी पावर को बहुत ज़्यादा मिसयूज करते थे। तो दे सर्व एज अ क्रिटिकल टूल इन सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल राइट्स। तो ये गाइडलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, लेकिन येस एट द एंड मैं बस इतना बोलूँगी कि इन 2016 ये पुलिस कस्टडी से रिलेटेड जो एक्ट थी वो लाना चाहते थे, पर दैट इज सो अनफॉर्चुनेट कि वो आज तक भी, मतलब इट हैज़ बीन पास्ड बाय वन ऑफ द हाउस, दैट इज राज्यसभा ने पास कर दिया, बट लोकसभा के द्वारा वो आज भी पास नहीं हुआ। तो अगर ये पर्टिकुलर सिर्फ गाइडलाइंस की जगह एक एक्ट बन जाए जिसमें कस्टोडियल वायलेंस से रिलेटेड एक स्पेसिफिक रूल्स हों, तो ये अपने आप में ही बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हो जाएगी और लोगों को बहुत इसमें रिलीफ होगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो थी डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस की। अगर वीडियो सॉरी फॉर दिस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ अ रेप विक्टिम।